एक हफ्ता हो चला था। मुस्तफ़ा की तबीयत अब कदरे बेहतर थी। वो सुबह बिना नाश्ता किए जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था। सारा दिन ऑफिस में मसरूफ रहने के लिए खुद को काम में बिजी कर लिया, मगर फिर भी ध्यान भटक कर आशा की तरफ ही जाता रहा। शाम को ऑफिस से निकलकर वो समंदर किनारे आया था ताकि खुली हवा में सांस ले, ताकि तबीयत में कुछ बदलाव आए। रात 10 बजे के करीब वो घर पहुंचा तो सब लॉन्च में बैठे रात की चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो भी वहां पर सबके पास बैठा। आमना बेगम ने अपने बेटे को देखा, जिसका एक हफ्ते में ही जरा सा मुंह निकल आया था। वो सबके साथ खुशगप्पू में मसरूफ था, लेकिन उसकी आंखें बुझी बुझी सी थी। वो ओर से कुछ बात कर रहा था जब धुरिया एक प्लेट में मिठाई रख के उसके सामने आन खड़ी हुई। मुस्तफ़ा भाई, ये ले मिठाई खाएं, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। धुरिया चेक की और यारम का दिल किया उसे वहां से गायब कर दे। भला अभी क्या जरूरत थी ये शोशा छोड़ने की। लेकिन गुड़िया, कौन सी गुड न्यूज़ है ये तो बताओ। मुस्तफ़ा ने थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखकर पूछा तो दुरिया ने उसके सर पर बाम फोड़ा था। आपको पता है, आशा आपी की बात पक्की हो गई है, और वो भी हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके घर। उफ, मैं इतनी खुश हूँ, वो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। आज सुबह ही तो मिसेस रहीम उनके घर आई थी और अक्सा बेगम ने उससे भी साथ चलने को कहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि वो किस लिए वहां पर जा रही है। वहां जाकर मिसेस रहीम ने काशिफ बेग और उनकी बेगम से बात की तो उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। उन्हें और क्या चाहिए था सिवाय अपनी भतीजों के जद्दाद के, जो वो उनकी शादी के बाद हासिल कर सकते थे नहायत आसानी से। उन्होंने एक दफा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आशा से भी पूछा था और उसने बिना कुछ कहे भी हामी कर दिया। मिसेस रहीम काफी खुश थी और जल्दी कोई रस्म करना चाहती थी। वो अगली दफा अपने शोर के साथ आने का कहती वहां से आगे थे। धूरी अपनी बात मुकम्मल करती वापस अपनी जगह बैठ गई और मुस्तफा के गले में फंदा सा लगा। मतलब जिस चीज का उसे डर था वही हुआ, और ये सब यकीनन आशा ने उसकी जिद पर किया है। यारम एक नजर उस पर डाली जिसके चेहरे पर एक तारीकी सा साया छाया हुआ था। एक तारीख सा साया छाया हुआ था। शाम को सोता हुआ अपने कमरे में चल दिया और अब उसे आशा से बात करनी पड़ेगी। सब अपने अपने कमरों की जानब बढ़ गए थे। वो अभी थके थके कदम उठाता हुआ वापस से अपने कमरे में चल दिया। ये बहुत ही बुरा किया आपने आशा, बहुत बुरा। आप मुझसे नाराज रह सकती हैं, लेकिन किसी और की कभी नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत काली आपने अपनी। बस अब मेरी बारी है। कमरे में यहाँ से वहां टहलता हुआ खुद से बातें करता आशा के बारे में ही सोच रहा था। न जाने कल का सूरज उनके लिए क्या लेकर आने वाला था। दूसरी तरफ आशा भी खुद से जान करने में मसरूफ थी। उसने रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर उसका दिल मुतमिन नहीं था। उसे रह रखा मुस्तफा का ख्याल खाया जा रहा था। न जाने वो क्या रिएक्शन देगा उसके इस फैसले पर। बेशक उसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी आंखें जाहिर करती थी कि वो भी आशा के लिए जज्बात रखता है। रामीन ने सुबह से उसका जीना अजाब किया हुआ था। बार बार आते जाते कोई ना कोई जोमैनी जुमला अहमद के नाम से मंसूब कर दी उसके कानों में फूंक रहे थे। कई दफा आशा ने डांट भी खा चुकी थी, मगर इतनी जल्दी वह कुछ मान जाए, ऐसा हो सकता है भला। आयशा ने घड़ी की जन्म देखा जो सुबह के 5 बजे थी, मगर उसे अभी तक नींद नहीं आती। करवट पर करवट बदलती उठकर वुजू करने की गर्ज से वाशरूम में घुस गई। वापस आकर जाय नमाज बिछाकर फजर की नमाज की नीयत बांध दी। नमाज खत्म करके वो हाथ दुआ की शक्ल में बांध कर खामोश बैठ गई। उसे समझ नहीं थे कि दुआ में क्या मांगे, और फिर बिना कोई भी दुआ मांगे वापस अपनी जगह पर आके लेट गई। और बिल्लाह नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई। सुबह के 10 बजे आयशा की आंख खुली तो वह जल्दी से उठकर फ्रेश होने चल दी और वापस आकर नीचे आई, जहाँ पर रमीन हतीजा बेगम के साथ ही कुछ बातें कर दी। अरे अपिया, आप उठ गई? मैं नाश्ता बनवाती हूँ आपका। आपकी चची जान से कह रही हैं कि उन्हें कुछ खरीदारी करनी है तो आप और मैं उनके साथ चले। नहीं रामी, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, और प्लीज तुम और चची जान चली जाओ। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है और सर दर्द है। रात ठीक से सो भी नहीं पाई। आयशा उसे बता रही थी और रामी ने उसकी हालत देखी। वाकई वो कमजोर लग रही थी। जर्द रंग के सूट में उसका चेहरा भी बिल्कुल जर्द लग रहा था। सूजी हुई आंखें, सूजे हुए पेबोटे। रामीन उसके करीब आई, उसका माथा छुआ। अपिया, आपको बाहर है, चले हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। रामीन फिक्रमंदी से कहती उससे लिए हुए सोफे पर बैठी। हतीजा बेगम ने भी उसकी हालत नोट की थी, मगर कहा कुछ नहीं। नहीं रामीन, मैं ठीक हूँ, तो फिक्र मत करो। और चची जान, आज आप रामीन को लेकर जाएं साथ। आज मैं नहीं जा पाऊंगी। आशा ने चची जान की तरफ देखा, जिन्होंने सुबह सा हिलाया। हाँ ठीक है, मैं रामीन को ले जाती हूँ। जाओ रामीन, तैयार होकर आओ, मैं बैग वगैरह लेकर आती हूँ, फिर चलती हैं। हतीजा बेगम अपने कमरे की जाना बढ़ गए तो आशा ने रामीन को तसल्ली दी के कमरे में भेजा और किचन में आकर अपने लिए एक कप चाय बनाने लगे। चाय बनाकर साथ मेडिसिन और एक गिलास पानी का लेकर वह लॉन्च में चलिए जब रामीन और हतीजा बेगम भी आ गए। फाइव एक हफ्ते से अपने दोस्तों के साथ शिमाली इलाका जात की सैर को गया हुआ था, जबकि काशा बेग अपने आप ही, इसलिए वो लोग ट्रैवल के साथ ही गई थी।
अभी उन्हें गए हुए 10 मिनट हुए थे जब मुस्तफ़ा ने लाउंज में कदम रखा। 400 खामोशी का राय था, मगर फिर भी उसकी निगाह भटक कर साइड पर रखे हुए सोफे पर थी और वहीं पर जम गई। आंखें बंद किए हुए, सख्त लबास पहने हुए, बिना मेकअप के बालों की ढीली सी चोटी आगे को कर रखी थी और चाय का खाली कप सामने ही रखा हुआ था, जबकि वो आंखें मूंदे सोफे की पूछ से टेक लगाए बैठे थे। मुस्तफ़ा बेहोश सा उसकी जानिब बढ़ा, उसके करीब जाकर खड़ा हुआ और किसी की मौजूदगी महसूस करके आयशा ने पलकें वार की थी, मगर मुस्तफ़ा के सामने देखकर वो अपनी जगह से उछली। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? घर में कोई नहीं है, आप प्लीज जाएं यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो जाने क्या सोचे। आयशा ने किचन की तरफ देखा जहाँ पर मुलाजमा काम में मसरूफ थी। मुस्तफ़ा ने एक नजर पीछे मुड़कर किचन की तरफ देखा और आयशा का हाथ पकड़ता उसे उसके कमरे में लिया। बुखार की वजह से उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि मुस्तफ़ा का हाथ झटकती। उसके कमरे में लाकर मुस्तफ़ा ने उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा हल्के से बंद करते हुए उसके करीब हुआ। आयशा ना महसूस तरीके से पीछे हुई और मुस्तफ़ा वहीं पर रुक गया। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? प्लीज जाएं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और अगर किसी ने देख लिया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरी इज्जत पर एक दाग जरूर ला जाएगा। प्लीज लीव। आयशा गुस्से से कहते हुए रुख मोड़ गई और मुस्तफ़ा जो अपने दिल के कहने पर वहां पर खींचा चलाया था, अब उसका दिल जैसे टुकड़ों में बट गया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपने अहमद के लिए हाँ क्यों की? आप जानती हैं ना कि मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ये ठीक है, मैंने नहीं बताया आपको, मगर मैं जानता हूँ आप मेरे जज्बात से ना वाकफ नहीं थे। फिर भी इस सब की वजह अगर इस सब की वजह यह है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, तो इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तो बेहतर होगा कि आप इस रिश्ते से फौरन इनकार कर दे। मैं कुछ दिन में मामा को भेजूंगा आपके और मेरे रिश्ते के लिए। मुस्तफ़ा ने अपनी बात मुकम्मल करके उसे देखा जो उसे ही अजीब नजर से देखते थे। मुस्तफ़ा ने आईब्रो उचकाया। तो आपको ये खुशफहमी बल्कि गलतफहमी क्यों है कि मैं इस रिश्ते आपके कहने पर मना कर दूंगी? आशा के पापा मुस्तफ़ा के माथे पर शिकनों का इजाफा हुआ और वो जो कब से उसे आराम से समझा रहा था, एक उसके जन्म पड़ा। आशा पीछे होकर खुद को उससे दूर करते हुए मुस्तफ़ा ने उसका बाजू दबोचा, उससे अपने करीब किया। आशा उसकी बारी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती अपना हाथ छुपाने के दो करने लगी, मगर उसकी गिफ्ट सहा थी। जब मैं प्यार से आराम से समझा रहा हूँ आपको, तो फिर समझ क्यों नहीं आ रही? आप प्यार करता हूँ आपसे, आपसे नहीं काफी अरसे से, और ये बात बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं, समझिए आप। जब रिश्ते से मना करने के लिए कह रहा हूँ तो मान जाए, वरना बाद में मुझे इल्जाम मत दीजिएगा कि मैंने बताया नहीं। और ये बात तो तय है कि आप मेरी नहीं हुई तो ना मैंने खुद को जिंदा छोड़ना है और ना उसको जिसके लिए आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, उम्मीद है आप समझ गई होंगी। उसे गुस्से में घुरते हुए मुस्तफा ने कहा तो उसकी बातें सुनकर आशा जहां की तहां रह गई। मुस्तफा ने उसकी आंखों में देखा, हल्के सूरज डोरे और तपतवा जिस्म। उसके करीब हुआ तो आशा होश में आती अपना मुंह पीछे को कर गया, मगर मुस्तफा ने दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपने करीब किया। आशा गुस्से से देखते हुए पीछे हुई, पर मुस्तफा ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसकी कोशिशों को दिलचस्पी से देख रहा था। मुस्तफा प्लीज छोड़े मुझे, क्या कर रही हैं आप? कोई देख लेगा, लीव में। आशा आपके इल्तिजाई अंदाज में बोली तो मुस्तफा को उस पर तरस आया, मगर गिफ्ट डिलीट करने की बजाय और साहत की और आशा की सिसकी उभरे। अभी से सिसक रही हैं आप? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, वैसे आज कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही हैं आप। मुस्तफा ने उसके चेहरे पर आईब्रो लटका उसके कान के पीछे रासा तो आशा ने उसका हाथ झटका। मुस्तफा क्या कर रही हैं आप? मत छोड़े मुझे, बाजू छोड़े मेरा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बाजू से उसका हाथ झटकने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी तमाम कोशिशों को मुस्तफा नाकाम बनाता उसके दूसरे हाथ को भी अपनी गिरफ्त में लेकर उसे दीवार के साथ लगाया। वह दान पान से लड़के मुस्तफा के चौड़े और कुशादा सीने में छुप से गए थे। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने जेरी, जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना ही अच्छा है आपके लिए, वरना मैं अभी नरमी से पेश आ रहा हूँ, सख्ती करना नहीं चाहता। उम्मीद है समझ गई होंगी अब। खामोश कमरे में गूंजती हुई उसकी सरगोशियां और फिर उसकी इतनी सी गुर्बत कि आशा कांपने लगी। एक तो बाहर और दूसरा मुस्तफा की गुर्बत। अगर मुस्तफा ने उसे थाम ना रखा होता तो अब तक जमीन बोझ हो चुकी होती। मुस्तफा ने उसका कपकपाता हुआ वजूद नहायत ही दिलचस्पी से देखा और नजर भटक कर उसकी गर्दन के तिल पर गई, जिसे वह बचपन में भी कितनी दफा हाथ से छू चुका था, मगर अब वही तिल उसे बेखुद सा करा था। जब इस सारे लिहाज पर लाए ताक रखता हुआ वह झुका और शिद्दत से अपने लब उसके गर्दन पर रखे और आशा उसके तो बदन में तमाम हिम्मत खत्म हुई थी, वो गिरने वाली थी, मगर मुस्तफा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया, मगर आयशा को अभी भी वैसे सीने से लगाए उसके दिल पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। मुस्तफा! आशा की गुस्से से बढ़ी हुई आवाज उसके कान में पड़ी तो उसने आशा की तरफ देखा। गुस्से और शर्म की शिद्दत से सुरख होता हुआ चेहरा, खुलती हुई बंद होती हुई आंखें और फड़फड़ाते हुए लब।
मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरा और नरमी से उसकी आंखों को छुआ। आशा के लिए बेजान होती टांगों के साथ मजीद खड़ा होना नामुमकिन था, जब भी मुस्तफ़ा ने उसके हाथ अपने कांधों पर रख लिए। आंखों से होती हुई उसकी नजर आशा के लब्बों तक गई थी और मुस्तफ़ा ने यूं ही अपने तृष्णा लब उसके लब्बों पर रखे, आशा की जान निकली, क्योंकि उसकी पकड़ में शिद्दत थी। उसकी सांसें उखड़ी, मगर मुस्तफ़ा हाथर व असलिए बगैर अपनी प्यास बुझाता रहा। जब आशा ने उसकी शर्ट के कालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा तो मुस्तफ़ा ने आंखें खोलकर आशा की तरफ देखा, जिसकी आंखें पानी से भरती, आंसू लड़कर अगले उसके गाल पर आ रहे थे। मुस्तफा उसकी हालत देता पीछे हुआ, मगर आशा को छोड़ा फिर भी नहीं, बल्कि उसे बाजू में बढ़ता हुआ उसे बेड तक लाया और नरमी से बेड पर लेटाया, खुद भी उसके पास बैठ गया। जबकि आशा ने रुख मोड़ लिया। वो कभी भी मुस्तफा से ऐसी हरकत की उम्मीद न रखती थी, मगर मुस्तफा ने उसके आंसू साफ किए तो आशा ने उसके हाल झटके। आपने जो करना था कर लिया, अब जाए यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। आज तक मैंने खुद को संभाल कर रखा, सिर्फ अपने महरम के लिए, मगर आपने मुझे छूकर मुझे दाग दाग कर दिया। अब अगर मैं जितनी पाक होने की कोशिश करूं नहीं हो सकती। आशा गुस्से से उस पर चीखती हुई बोली तो मुस्तफा की तेवरी चढ़ी। आपका महरम मैं ही बनूंगा आशा, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले, और अगर आपने खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपका वो हश्र करूंगा वो आप सोच भी नहीं सकती। इसलिए सब बातें जहन से निकाल कर रेस्ट करें और मेडिसिन लें। अगर आपने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया तो मैं फिर से आऊंगा, और आप नहीं जानती कि मैं क्या करूंगा फिर। अभी के लिए इतना काफी है, टेक केयर। उसके माथे पर अपने लब रखता वो पीछे हुआ, उसका चेहरा देखा जो कि सब करती रूह मोड़ गई थी, और उसकी गर्दन पर अपने दिए हुए निशान देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और नरमी से अपनी उंगली की पोड़े इसी निशान पर रखी तो आशा सख्ती से आंखें मीच गई। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। मुस्तफा उसको देखता हुआ उसके कमरे से नाक की सीट में चलता हुआ बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठा। वो हल्के से अपने होंठों को छुआ, जिन पर अभी भी उसे आशा के होंठों का सायका घुलता हुआ महसूस हुआ। अपने बालों में हाथ फेरता वो वहां से गाड़ी निकाल कर लेकर, जबकि आशा फूट फूट कर रो दी और जोर से अपने होंठों और गर्दन को रगड़ डाला। 4 दिन बाद ही मिस्टर रहीम उनका बेटा अहमद काशिफ बेग के घर पर मौजूद थे और आशा उनकी आमद से अंदर ही अंदर डर रही थी। इस रिश्ते से वो इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये उसका अपना फैसला था, लेकिन फिर मुस्तफा के दम की याद करके खौफजदा भी थी। अगर मुस्तफा ने कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेगी। सबने लंच इकट्ठे बैठकर ही किया था। मिसेस रहीम बाबर आशा से कुछ ना कुछ पूछ रही थी, जबकि अहमद बिल्कुल खामोश था। एक दो दफा ही उसने आशा को सरसरी से देखा था। खाने के बाद सब बड़े लाउंज में बैठे हुए थे तो आशा और रामीन चुपके से वहां से उठाई थी, मगर रामीन को तजस्सुस था कि आहर अंदर क्या बात चल रही है, और इसी तजस्सुस की बायस वो लाउंज से दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगे। तब तक आशा अपने रूम में जा चुके थे। कुछ ही देर गुजरी होगी आशा को कमरे में आई, जब रामीन भागती भागती कमरे में आई। आशा जब भी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली थी उसे ऐसे भागते हुए देखकर परेशान हुई। जब रामी ने उसे दोनों हाथ पकड़कर पूरे कमरे में घुमा डाला। रामी स्टॉप दिस बिहेवियर, पागल हो गई हो क्या? आशा ने उसे डांटा, मगर उस पर असर न हुआ। मगर आशा को बेड पर बिठाती उसके दोनों हाथ पकड़कर बैठी। अपिया, गेस व्हाट? अभी अभी मैं क्या सुनकर आ रही हूँ? ओह गॉड, मैं कैसे बताऊं आपको? रामीन सस्पेंस क्रिएट करती बोली तो आशा ने बेएहतियात उसकी तरफ देखा। रामी प्लीज पहेलियां मत बजवाओ, सीधी तरह से बताओ क्या बात है। अपिया, अगले हफ्ते आपकी और अहमद भैया की एंगेजमेंट है, बहुत खुश हूँ। आपको बता नहीं सकती, और दुनिया को भी बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होगी। रामीन के सर में धमाका करती चाह रही थी और आशा जहाँ की तहाँ रह गई। अभी तो वो इस रिश्ते के बारे में सही तरह से सोच भी ना पाई थी कि ये एंगेजमेंट का शोशा छोड़ा गया। रामीन ने दुनिया को कान मिलाई और दुनिया को यह खुशखबरी सुनाई। वो भी खुशी से उछल पड़ी। रामीन से घर बुला रही थी और ये दुनिया से शाम को आने का क्या का फोन काट चुकी, और रामीन अब बैठी न जाने आशा को कौन कौन से किस्से सुनाती, मगर वो तो किसी और ही जहां में पहुंच गए थे। रामीन उसकी बेध्यानी महसूस करती उठकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। ओ अल्लाह जी, मेरी मदद करें, क्या करूं मैं? प्लीज जो मेरे हक में बेहतर है वो अता करें मुझे, और इस मुश्किल से निजात दिलाएं, या अल्लाह जी प्लीज। आशा दिल ही दिल में अपने रब से मुखातब हुई, और वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। तकरीबन शाम 6 बजे के करीब यारम और मुस्तफा दोनों साथ ही ऑफिस से घर पहुंचे थे। सब घर वाले इस वक्त लॉन्च में बैठे गपशप करते और वो दोनों भी वहीं पर आ गए। यारम ने यहाँ वहां नजर दुराई, मगर दुनिया नजर न आए तो कुछ देर बाद सबको बातों में मगन देखा वो चुपके से वहां से रुककर अपने कमरे के जाना बढ़ गया। दुनिया तैयार हो रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। दुनिया की पूछ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वह समझी शायद मामा है, क्योंकि यारम तो इतनी जल्दी घर नहीं आता था। मामा प्लीज हेल्प कर दे, यह नेकलेस नहीं बंद हो रहा, दुनिया ने रुख मोड़े बगैर ही कहा था, और यारम मुस्कुराता हुआ
छोटे छोटे कदम उठाता उसका काया और नेकलेस का हुक बंद कर दिया। दुरिया के बाल खुले हुए थे जिन्हें वो सर पर हटाता उसके कंधे पर अपना लम्ब छोड़ गया और दुरिया उसे अपने करीब महसूस करके अपनी जगह पर फ्रीज हुई। मामा नहीं है, मामा का बेटा है। याम ने उसके कान में सरगोशी की तो वह सिमटी और रूह मोड़कर याम की तरफ देखा और याम ने उसे अपने ऊपर से नीचे तक देखा। रेड कलर की घुटनों तक काती हुई फ्रॉक और चूड़ी का पजामा, सिल्वर कलर का दुपट्टा कांधों के एक साइड पर डाले, लाइट सी ज्वेलरी और लाइट से मेकअप किए वो सीधे उसके दिल में उतरे थे। दुरिया ने उसकी महवियत नोट की तभी खुद में सिमटी। याम ने उसका रूह आईने के सामने खाकर उसकी पूंछ अपने सीने से लगाई। हम्म कुछ कमी लग रही है अभी भी। याम ने उसके चेहरे को बागौर देखा, फिर सामने रखी लिपस्टिक में से एक डार्क शेड की लिपस्टिक उठाई और दुरिया का रूह अपनी जाने मुड़ा। याम ने उसकी थोड़ी ऊंची की तो दुरिया ने चेहरा पीछे किया। नहीं शाह, ये बहुत डार्क है और वैसे भी मैंने लिपस्टिक नहीं लगानी, मैंने लिप ग्लोस लगाया है ना, बस ये नहीं, बहुत ही अबर लगूंगी। दुरिया ने शाह की तरफ देखा जो नसें उसी पर टकाए खड़ा था। दुरिया की बात मुकम्मल हुई तो याम ने उसके होंठों पर लिपस्टिक लगा दी और दुरिया मुंह बसोड़े अब आईने में अपना चेहरा देखे थे। अब लग रही हो ना मैरिड गर्ल, पहले तो छोटी सी बच्ची लग रही थी तुम। यानम बैठ पर बैठता अपने शूज के तस्मे खोलता हुआ गोया हुआ। जी नहीं, मुझे नहीं लगना कोई मैरिड गर्ल, और वैसे भी आप मुझे अपिया की तरफ लेकर जाएं अभी और इसी वक्त। मैं रेडी हूँ, आप फ्रेश होकर आए, मैं वेट कर रही हूँ। दुरिया ने उसे अपना प्लान बनाया तो याम ने आईब्रोज कराए। तूने मुझसे पूछे बगैर ही प्लान बना लिया, वैसे भी हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, इसीलिए आज जल्दी आया हूँ। तुम अपिया का घर कल चले जाना। यारम अलमारी से कपड़े निकालता हुआ गोया हुआ तो दुरिया का मुंह लटका। लेकिन शाह, हमें अपिया की तरफ जाना है, बस अगर आप नहीं लेकर जा रहे तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। दुरिया याम को कहती दरवाजे की जानब पड़ी जब यारम की आवाज अपने पीछे सुनकर वो रुक गई। मैंने कहा ना कि कल चले जाना, मेरा मूड अच्छा है आज और मैं ये टाइम सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, खबरदार जो ड्राइवर के साथ इस वक्त कहीं गई तो। याम उसे वार्न करता फ्रेश होने चला गया और दुरिया भीगी आंखों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखेगी। मुझे भी नहीं जाना डिनर पर। दुरिया अपने आंसू साफ करती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। वापस आई तो सादा से कपड़े पहन रखे थे और ज्वेलरी भी उतार दी और लिपस्टिक भी रगड़ डाली। समझ तक क्या आया हो तो हर बार उनकी मर्जी नहीं चलेगी। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती वो आईने के सामने खड़ी चीजें उल्ट पलट कर रही थी। जब वॉशरूम का दरवाजा खुला और याम बाहर आया मगर वहीं पर वो ठड़का। कुछ देर पहले वाली दुरिया तो थी ही नहीं। वो बिल्कुल सादा सूट पहने बिना बगैर मेकअप जुड़ली के वो याम को तैश लागे। वो खसब ना तेवली उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या हरकत है दुरिया, जब मैंने कहा था कि हमने डिनर पर जाना है तो तुमने ड्रेस क्यों चेंज किया। यारम की धार पर एक लम्हे के लिए दुरिया का दिल कांपा मगर इस दफा वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। शाह, हर दफा आपकी मर्जी नहीं चलेगी, समझिए आप। मैंने भी कहा था कि मुझे आपिया से मिलने जाना है मगर आपने मना कर दिया, तो फिर डिनर के लिए भी मैं मना कर रही हूँ, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। दुरिया भी ऊंची आवाज में बोल दी तो याम ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। मेरे साथ जिद मत क्या करो, बहुत पछताओगी तुमसे प्यार करता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी हदें भूल जाओ। आइंदा ऐसी जुबान इस्तेमाल मत करना मेरे साथ। जाओ और जाकर चेंज कर आओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास। याम ने एक झटके से छोड़ा तो वो पीछे को हुई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं जाना डिनर करने, क्या चाहती हैं आप। दुरिया, तुम अब बेकार जिद कर रही हो, इस आपका कोई भी फायदा नहीं है, जाओ चेंज कर आओ। यारम अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला। दुरिया ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा जहां पर कुछ देर पहले वाला प्यार मफकूर था। दुरिया पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। यारम से बाहर जाता हुआ देखकर उसके पीछे लपका मगर तब तक वो सीढ़ियां उतरती हुई नीचे जा चुकी थी और यारम का तैश से सवा न्यासे पर था। इस बदतमीजी की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी डियर बीफी, ताकि आंदा तुम मेरी बात से इनकार ना कर सको। यारम कुछ सोता हुआ नीचे लॉन्च में चलाया जहां पर आजम साहब और मिकाल साहब बैठे सियासी हालात से तबसरे कर रहे थे। जब बाकी खवातीन किचन में मौजूद थी, यारम भी अपने पापा के पास आ बैठा, उनके साथ ही गुफ्तगू में हिस्सा लिया मगर उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। यारम कुछ देर लॉन्च में बैठने के बाद गाड़ी लेकर बैठ चला गया। उसे दुरिया पर शदीद गुस्सा था कि उसने क्यों यारम की बात नहीं मानी। वो उसे डिनर के बाद खुद भी आशा की तरह दुरिया को लेकर जाने वाला था मगर दुरिया को थोड़ा तंग करने के लिए उसने झूठ बोला था, पर दुरिया ने उसका गलत मतलब लिया और यारम से बदतमीजी करने के बाद अपनी जिद में उसके साथ जाने से मना कर दिया। यही बात यारम को नागवार गुजरी थी। 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद गाड़ी एक कॉलोनी में दाखिल हुई थी। कॉलोनी के गेट से थोड़ा आगे आकर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से निकलकर एक फ्लैट में दाखिल हुआ। यह 2 कमरों का खूबसूरत सा फ्लैट था जहां पर एक तरफ ओपन किचन और कमरों के सामने एक छोटा सा लॉन्च बना हुआ था। यारम वहां की सारी लाइट्स ऑन करता, अपने पीछे दरवाजा लॉक करता, एक कमरे का लॉक खोलकर वहां पर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे में सिर्फ ब्लैक कलर का इस्तेमाल हुआ था।
सामने ही एक दरमियाने साइज का बेड सेट था जो कि काले रंग की लकड़ी से बना हुआ था। तकरीबन पूरे कमरे में काले रंग के अलावा कोई रंग इस्तेमाल न हुआ था। इस कमरे को देखकर अजीब ही वहशत हुई थी, मगर वो शारम शाह था जिसे यहाँ पर सुकून मिलता था। हर तरफ खामोशी का राज। वो अपना वॉलेट और मोबाइल साइड टेबल पर रखता अलमारी की जाने बढ़ गया। वहां पर कुछ बॉक्स रखे हुए थे, उनमें से एक बॉक्स निकालकर इशारा बेड पर आ बैठा। उसमें से कोई चीज निकाली। वह एक सांप था, कोबरा सांप जो दिल से डिब्बे से बाहर निकलता उसके बाजू से लिपटा था। वो जहरीला सांप न था, मगर देखने वाले से अगर उसे देख लेते तो खौफ से बेहोश जरूर हो जाते। उसकी सुर्ख आंखें जिनमें वहशत बड़ी हुई थी और वैसी ही वहशत चारम की आंखों में भी थी। उसने अपने हाथ में पहनी हुई रिस्ट वॉच पर नजर दुराई तो यहाँ पर आई भी 1 घंटा हो चुका था। वह उठा और सांप वापस डिब्बे में डालता उसे अलमारी में रखा और दूसरे कमरे में आ गया जो पहले वाले कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। व्हाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन से सजा हुआ यह कमरा आंखों को हैरान कर रहा था। वहां पर मौजूद हर चीज अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। वह कमरे पर एक तायराना नजर डालता हुआ अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम लेने चला गया। नीम गर्म पानी से बाथ लेने के बाद वह फ्रेश सा बाहर निकला और बैठ पर दराज होगा कुछ देर सुकून चाहता था। उसके बाद वो जानता था कि वह तकलीफ में आने वाला है। 12 बजने में 5 मिनट थे जब वो नींद से हड़बड़ा कर उठा। उसे पता ही ना चला कि कब वो कैसे सो गया। जल्दी से मोबाइल देखा जहाँ पर घर से काफी कॉल्स आ चुके थे। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने अपने पाँव में ब्लैक ही शूज पहनता घर को लॉक करके बाहर गाड़ी तक आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी की जाना मोड़ दी। घर से कुछ फासले पर गाड़ी रोककर वो दरवाजे तक आया जहाँ पर चौकीदार बैठा ऊँग रहा था। शाम को देखकर फौरन खड़ा हुआ। साहब, गाड़ी के लिए दरवाजा खोलो। बूढ़े चौकीदार ने उसके पीछे देखा मगर उसे गाड़ी नजर न आई। नहीं बाबा, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, कुछ काम है। यारम चौकीदार को मना करता घर में दाल हुआ। हर तरफ हू का आलम था। वो खामोशी से अपने कमरे की जाना बढ़ गया जहाँ पर उसके अंदाजे के मुताबिक दुरिया गहरी नींद में सो रही थी। वो जानता था उसके बगैर दुरिया को नींद नहीं आती इतनी जल्दी। यकीनन दुरिया ने उसे मिस किया होगा, मगर नाराजगी में उसे कॉल नहीं की। उसके गुस्से पर एक पल के लिए याम को प्यार आया, मगर फिर उसकी शाम में की जाने वाली बदतमीजी याद करके उसके चेहरे पर सख्ती दर्द आई। वो उसके करीब गया जहाँ वो नाइट ड्रेस पहने करवट लिए हुए दोनों हाथ चेहरे के नीचे रखे सो रहे थे। यारम ने एहतियात से उठाया और नीचे आ गया। सब अपने कमरों में थे। वो तसल्ली करता बाहर तक आया और दुरिया को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लटाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और वापस अपने फ्लैट की जानब गाड़ी बढ़ा दी। फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी। यारम गाड़ी से निकलकर दुरिया के सर का दरवाजा खोलकर उससे बाहर निकला तो दुरिया की आंख खोली। खुद तो किसी की बाहों में देखकर वो चली। उससे पहले कि वो चीखती, यारम ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। शो करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। आहिस्ता मगर गुस्से से कहते हुए यारम ने दुरिया का आधा खून पुश कर गया। शाह, इस वक्त आप और हम कहाँ हैं? मुझे नीचे उतारें। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? छोड़ें, क्या कर रही हैं ये? दुरिया ने उसकी बाहों से उतरना चाहा मगर यारम की गिरफ्त मजबूत थी। शाह, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे नीचे उतारें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। क्या कर रही हैं ये सब? कहाँ लेकर जा रहे हैं? कोई है? हेल्प प्लीज। किताब में बने हुए मुख्तलिफ फ्लैश है मगर हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ऐसे में दुरिया की हल्की सी आवाज़ शोर ही महसूस होती और फिर एकदम से उसने चलाना शुरू कर दिया। अगर बार बार यारम से चुप ना करवाता तो। दुरिया अपने मुंह से यारम का हाथ हटाने की कोशिश में हलकान हुई मगर उसने भी उसे अपने फ्लैट में ही लाकर नीचे उतारा था। दरवाजा लॉक करता वह खूनवान नूर से उसके जन्म पलटा जो सहमी सी कभी बंद दरवाजे को देती तो कभी यारम को। क्या हरकत है ये दुरिया? आर यू इन योर सेंसेस? बच्ची हो तुम या मैं कोई गैर जो यूं चला रही थी? बाहर अगर कोई आ जाता तो तमाशा ला जाता। आहर कब बड़ी होगी तुम? जाम ने गुस्से से उसे देते हुए पूछा। आप मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। आप हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। मैं चुप हूं तो ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपका जो दिल करेगा वो आप करेंगे। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं जा रही हूँ वापस। दुरिया दरवाजे की जानब बढ़ी तो जाम ने सराय से उसका हाथ खींचकर वापस उस जगह पर खड़ा किया। कुछ ज्यादा ही बदतमीजी हो रही हो तुम, और मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि यारम शाह की बीवी बदतमीज है। उसे बात करने की तमीज नहीं है। चलो आओ, आज मैं तुम्हें कुछ तमीज सिखाता हूँ। यारम से कहता हुआ ब्लैक रूम की जानब लेकर जाने लगा और दुरिया उसके लबो लहजे से लजर उठी। शाह देखिए प्लीज, कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं आइंदा कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगी। सच में मुझे छोड़े ना। किधर लेकर आए हैं आप मुझे? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है शाह? मुझे डर लग रहा है। प्लीज चले यहाँ से। याम से कमरे में लाकर अब बेड पर पट्टा था और अंधेरे की वजह से दुरिया को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। याम ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर कई बटन एक साथ जलाया तो यकदम रोशनी आंखों में पड़ने के बाद से दुरिया ने हाथ आंखों पर रखा। कुछ पल बाद दुरिया ने आंखें खोलकर यहाँ वहां देखा। नजर दौड़ाते उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनी सी फैल गई। हर तरफ सिर्फ एक ही रंग छाया हुआ था, काला रंग।
उसे खौफ सा महसूस हुआ तो उसने सामने नजर दौड़ाई जहाँ पर यारम अलमारी में सर दिए कुछ निकाल रहा था। उसने भी तो काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। दुनिया का दिल कांपा था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ शाह, उसकी हल्की से आवाज पर जाम ने मुड़कर देखा। जाम की काली आंखों में जैसे इस वक्त खून उतर चुका था। वो बेडशीट मुट्ठी में बढ़ती पीछे खोई। यारम ने एक बॉक्स लाकर साइड टेबल पर रखा और उसे दुनिया के पास बेड पर आया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर तो दुनिया बेड ग्राउंड से एक साथ चिपक गई। जाम ने शर्ट उतारकर दूर फेंकी और दुनिया का बाजू खींच कर अपने करीब किया। उसके खुले हुए बिखरे हुए बाल पसीने से चेहरे और गर्दन पर चिपके हुए थे। शाम ने आज की थी उसके बालों को समेट कर पीछे किया, उसकी गर्दन पर अपने देखते हुए लब रखे। दुनिया की शर्ट के ऊपरी दो बटन खोले तो दुनिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। यारम उसकी आंखों में देखा जहां पर आंसू के अलावा इल्तिजा भी नजर आई थी, मगर आज की रात उस पर रहम करने वाला नहीं था। यारम उसका हाथ झटकर बाकी के बटन भी खोलकर शर्ट दूर उछाली। शाह प्लीज, आई एम सॉरी, मैं आइंदा कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, प्लीज, दुनिया ने भीगी भी आवाज में कहा। तो यारम ने उसके चेहरे से आंसू साफ किए, उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया। जो ही उसने हाथ पर आकर बेड ग्राउंड से लगी हुई जंजीर खोली और दुनिया के हाथ बांध दिए। शाह, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने सॉरी तो कहा है ना, क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरा? दुनिया ने इस दफा चीख कर उसे कहा था और शाम ने गजब नापते हुए लिए उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। दुनिया, ये मेरे साथ बदतमीजी करने की छोटी सी सजा होगी और मुझे यकीन है कि आज के बाद तुम कभी इस तरह की हरकत नहीं करोगे। यारम ने उसका दूसरा हाथ भी उस दूसरी साइड लगी हुई जंजीर से बांध दिया। शाह, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज खोले मुझे, क्या कर रही हैं आप? याम ने उठकर तमाम लाइट्स ऑफ की थी सिवाय एक डिम लाइट के जो सुरह रंग की जीरो पावर की लाइट थी और उस काले कमरे में अजीब मंजर पेश कर थी। याम ने साइड टेबल से बॉक्स उठाकर खोला था और उसमें से कुछ निकाल कर दुनिया के गर्दन के साथ लपेटा था। शाह, क्या है ये? शाह प्लीज, मैं मर जाऊंगी, इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। ये सांप, शाह हटाएं, ये काट लेगा मुझे। सांप उसके गले के इर्द गिर्द लपेटा जा रहा था और दुनिया का सांस बंद हो रहा था। तुम जितना शोर करोगी इतना ही दर्द होगा, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो आवाज मत निकाला। शाम उसके कान के करीब सरगोशी करता उसके होंठों को चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था और पीछे उसकी जान हलक में अटकी थी। चीख चीख कर और शाम को आवाजें दे देकर उसका गला बैठ चुका था कि अब आवाज तक ना निकल रही थी और डर और खौफ से वो मरने वाली थी और शाम उसके पूरे बदन पर रेंग रहा था। 1 घंटा वो मसलसल अजियत में रहती, उससे 2 गुना अजियत में यारम था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर यारम शाह। अब आप मेरे लिए मर कभी जिंदा हो जाए तब भी नहीं। बेहोश होने से पहले वो यारम शाह को अपने दिल से उतार चुके थे।